डियर स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी क्लास 11 की सोशियोलॉजी की फर्स्ट बुक से चैप्टर 1 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 का टाइटल है समाजशास्त्र एवं समाज। अक्सर ही आप कई बार ये सुझाव सुनते होंगे, जैसे कि लोग कहते हैं कि मेहनत करोगे तो जीवन में सफलता पाओगे। कुछ लोग कहते हैं इस विषय की पढ़ाई कर लोगे तो भविष्य में आपको नौकरी मिलने की ज़्यादा संभावना है। ये कोर्स करो, इस कोर्स से नौकरियां ज़्यादा मिलती हैं। कई बार ये भी कहा जाता है कि लड़का होने के चलते आपको कौन-सा विषय लेना चाहिए, कौन-सा विषय आपके लिए उपयुक्त है या उपयुक्त नहीं है। या फिर एक लड़की के तौर पे आप अपने जो विषय हैं, सब्जेक्ट जो चूज़ कर रहे हैं, जिनको आप पढ़ रहे हैं, क्या वो व्यावहारिक है यानी वो प्रैक्टिकल है या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आगे काम आने वाली नहीं हैं। कई बार ये भी देखा जाता है कि अगर आपके परिवार को आपकी नौकरी की जल्दी से ज़रूरत है, तो लोग ये कहते हैं कि ऐसा व्यवसाय ना चुनें जिसमें आपको ज़्यादा समय लगे, यानी ऐसा कोर्स जिसको पूरा करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर उसके बाद आपकी नौकरी लगेगी। तो ये आपके परिवार की जो संरचना है उसके ऊपर, उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको कई बार ये सलाह दी जाती है। अब अगर ये सलाह दी जाती है तो थोड़ा-सा अगर इनका हम विश्लेषण देखें कि ये जो सुझाव हैं या जो सलाह दे रहे हैं लोग, ये क्या दर्शाते हैं? इनके पीछे क्या कारण होगा? जैसे जो पहला सुझाव है जिसमें ये कहा जाता है कि मेहनत करो और आपको सफलता मिलेगी, तो उसमें सारा जो दारोमदार है, सारी जो ज़िम्मेदारी है, वो आपके ऊपर होती है। वो कहा जाता है कि आप पढ़ेंगे तो आप सफल हो जाएँगे और अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप सफल नहीं होंगे। यानी इंडिविजुअल जो व्यक्ति है, वो सभी चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार माना जाता है। जबकि जो दूसरा सुझाव है, वो ये कहता है कि नौकरी का भी एक बाज़ार है और उस बाज़ार के अनुसार ये निश्चित होता है कि क्या विषय आप पढ़ेंगे, उस विषय के साथ नौकरी का क्या संबंध है और जो विषय विशेष नौकरी के लिए आवश्यक है, अगर आप उन्हें पढ़ेंगे तो आपको नौकरी मिलने के जो चांसेस हैं, वो ज़्यादा है। यानी अब केवल और केवल आपकी जो व्यक्तिगत जो सफलता है, आपकी जो व्यक्तिगत प्रयास है, आप जो इंडिविजुअल के तौर पे जिस तरीके का काम करेंगे, केवल वो चीज़ निश्चित नहीं करेगी कि आप कितने सक्सेसफुल होंगे या आपको नौकरी मिलेगी। इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि नौकरी का जो बाजार है पूरा का पूरा, वो किस तरह से काम करता है। तीसरा और जो चौथा सुझाव है, उन दोनों में ही हमने देखा कि केवल व्यक्तिगत प्रयास या बाजार नहीं, बल्कि आप लड़का हैं, लड़की हैं, आप किस तरह के परिवार से आते हैं या आपका जो सामाजिक परिवेश है, वो सभी चीज़ें मायने रखता है। तो अब हम सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं। सोशियोलॉजी इन्हीं जो बातें हैं, इनको दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब साथ में ध्यान रखें कि हम ये नहीं कहना चाह रहे कि इंडिविजुअल व्यक्ति कुछ नहीं करता या उसके उसकी मेहनत करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत प्रयासों का बहुत अधिक महत्व है। लेकिन साथ ही साथ ये भी आवश्यक है कि सामाजिक कारक भी जो हमारे जो परिणाम हैं उनको निर्धारित करते हैं। तो कहने का मीनिंग क्या है कि व्यक्तिगत प्रयासों का बहुत अधिक महत्व है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि वे हमारे परिणामों को सुनिश्चित करें, बल्कि सामाजिक कारण भी हमारे परिणामों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे नौकरी जो है वो इंडिविजुअल प्रयास आपका भी वो तो डिमांड करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ में जो सामाजिक कारण है उनका समुच्चय, उनका भी जो एक ग्रुप है कि आप कौन कौन से एरिया में है, आपने क्या पढ़ा है, बाजार में किस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी जो चीज़ें हैं उस पर आप डिपेंड करेगा कि आपकी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, किस तरह की नौकरी लगेगी। तो बाजार जो है वो अर्थव्यवस्था पे डिपेंड करता है और अर्थव्यवस्था सरकार की जो आर्थिक और राजनीतिक नीतियां हैं, क्या कॉन्टेक्स्ट है, किस तरह का समाज है, एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो मानव समाज है उसका जो अध्ययन है समाजशास्त्र इस तरह से करता है कि वो ये मानता है कि संबंधित समग्र, यानी जो चीजें हैं वो एक दूसरे से संबंधित है। संबंधित का मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि अर्थव्यवस्था कहीं काम कर रही है, पॉलिटिकल जो सिनेरियो है, राजनीतिक जो चीजें हैं वो कहीं अलग काम कर रही है, बल्कि ये सारी चीजें इकट्ठी मिलके
किसी स्थान विशेष पर, किसी समय विशेष पर एक दूसरे के साथ इकट्ठी मिलके ही जो मानव समाज है उसका निर्माण करती हैं। और इसीलिए मानव समाज को या मानव के व्यवहार को समझने के लिए हमें इन सब चीज़ों का अध्ययन करना ज़रूरी है और सब चीज़ों को अंतः संबंधित समझना ज़रूरी है, यानी ये एक दूसरे से प्रभावित होती हैं, ये समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस अध्ययन के जो मुख्य बिंदु है इस अध्याय के पहले चैप्टर के, उसमें मुख्यतः 5 चीज़ें बताई गई हैं। पहली जो बात है वो बताई गई है कि समाज शास्त्र का कारण जो कार्य है वो व्यक्तिगत समस्या यानी इंडिविजुअल लेवल पर आपकी जो समस्या है वो, और जनहित का जो मुद्दा है यानी कि जो पब्लिक इशू है उसके बीच का जो संबंध है उसको स्पष्ट करना है। यानी ऐसा नहीं है कि सारी समस्या जो व्यक्तिगत आपको लगती है, जैसे बेरोजगारी, तो वो एक तरह से व्यक्तिगत लगती है लेकिन वो सामाजिक मुद्दों से, समाज से कैसे जुड़ी हुई है, इस बात पे फोकस करता है ये चैप्टर। दूसरा जो पॉइंट है वो है व्यक्ति एक से अधिक समाजों से जुड़ा होता है और ये समाज जो है असमान होते हैं। समाज के अंदर बहुत सारी असमानता पाई जाती है, हम इस पे भी डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट इस चैप्टर का यही है। थर्ड चैप्टर, समाज शास्त्र में समाज का विधिवत अध्ययन किया जाता है और ये जो रोजमर्रा का जो प्रेक्षण होता है उससे ये भिन्न होता है। तो कहने का मीनिंग है कि समाज शास्त्र की अपनी एक विधि है जिस विधि के अनुसार वो समाज का अध्ययन करता है। और जैसे कोई भी व्यक्ति रोजमर्रा बहुत सारी घटनाओं को होते हुए देखता है, ये उससे भिन्न होता है। ये नहीं है कि आपको भी बहुत सारी समाज के बारे में जानकारी हो सकती है, लेकिन उस सारी जानकारी को हम समाज शास्त्र की जानकारी नहीं कहेंगे। हम देखेंगे इस चैप्टर में और आने वाला पूरा जो कोर्स है हमारा उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से एक सोशियोलॉजिस्ट होने के नाते हम समाज को अन्य लोगों से डिफरेंट तरह से देखते हैं। हम उसका ज़्यादा जो एक सिस्टमेटिक अध्ययन है वो करते हैं। फिर उसके बाद फोर्थ जो पॉइंट है वो ये बताया गया है कि अगर हमें समाज शास्त्र के अध्ययन को समझना है तो हमें समझना होगा कि अलग अलग समयों पर किस तरह की भौतिक स्थितियां थी, किस तरह के इंटेलेक्चुअल विचार थे इतिहास के तौर पर। उसको अगर हम समझेंगे तब हम ये समझ पाएंगे कि समाज शास्त्र आज जो हमारे सामने है वो कैसे एक विषय के रूप में आया होगा। और उसमें मुख्यतः हमारा जो फोकस है कि डिसिप्लिन के रूप में, विषय के रूप में, ये वेस्ट में जो यूरोप है, अमेरिका है, इस तरह की का जो पूरा का पूरा वेस्ट है, जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वेस्ट कहलाता है, तो वेस्टर्न वर्ल्ड में इसका जन्म हुआ है, उसको समझना जरूरी है। कौन कौन से इंटेलेक्चुअल लोग थे जिन्होंने सोशियोलॉजी को पढ़ने के लिए, सोशियोलॉजी को एक विषय के रूप में आगे बढ़ाया है, तो उसको समझना जरूरी होगा। और फिर अंत में पांचवा जो फोकस है वो फोकस इस बात पर है कि भारत में जो समाजशास्त्र है वो कैसे आया विषय के तौर पर और हम इसका क्या प्रयोग करते हैं अपने समाज को समझने के लिए। और भारत में समाजशास्त्र को समझने के लिए ज़रूरी है कि वेस्ट में ये किन स्थितियों में पैदा हुआ था और उनका क्या इन्फ्लुएंस भारतीय जो समाजशास्त्री हैं उन पे हुआ है। तो यानी हमने यहाँ 5 पॉइंट डिस्कस किए जिन पे ये अध्ययन, ये अध्याय जो है फोकस करता है। तो पहले दो जो मुद्दे हैं उन पे हम आज डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बाद वाले जो मुद्दे हैं उन पे बात करेंगे। तो पहली जो बात सोशियोलॉजी करती है या समाजशास्त्र करता है वो कोशिश करता है कि जो व्यक्तिगत समस्या है और जो पब्लिक के इश्यूज हैं उनके बीच का जो संबंध है उसको समझने की कोशिश करे। तो चलिए देखते हैं। इस पे जो काम किया है वो सी राइट मिल्स ने किया है। ये एक समाजशास्त्री रहे हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, यानी सोशियोलॉजिस्ट कैसे सोचते हैं, जिसकी हिंदी है समाजशास्त्रीय कल्पनाएं, कि समाजशास्त्री कैसे कल्पना करते हैं और रिलेशंस को समझते हैं। उस पुस्तक में इस बात को सुझाने का उन्होंने प्रयास किया है कि कैसे जो व्यक्तिगत समस्या है वो जो जनहित के मुद्दे हैं उनसे संबंधित होती है। यानी वो सिर्फ इंडिविजुअल की समस्या नहीं है बल्कि वो एक समाज की समस्या है। अब जैसे वो बताते हैं, उनकी किताब का कुछ लाइंस आपकी बुक में दी हुई हैं, मैं उसमें से एक दो चीज़ें ही आपको यहाँ बता रही हूँ। जैसे जब समाज का स्वरूप बदल जाता है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, समाज में कोई परिवर्तन आता है, तो इसका जो प्रभाव है
वो व्यक्तियों पर भी पड़ता है। जैसे जब औद्योगिकरण आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, जब फैक्ट्रीज खुली, इंडस्ट्रीज खुली, तब क्या हुआ कि बहुत सारे जो सोसाइटीज थी उसमें किसान जो है वो श्रमिक बन गए, वो मजदूर बन गए। क्यों? क्योंकि अब फैक्ट्रियों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा, कृषि पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाने लगा, तो बहुत सारे किसान श्रमिक बन जाते हैं। युद्ध अगर होता है तो उससे लोगों का जीवन बदल जाता है। तो कहने का मीनिंग ये कि जैसे जैसे समाज का स्वरूप बदलता है वैसे वैसे उसका प्रभाव व्यक्तियों पर डायरेक्टली पड़ता है। अब देखिए हमारे समाज के अंदर ऐसे लोग पाए जाते हैं, गृह विहीन का मतलब जिनके पास घर नहीं है, ऐसे लोग पाए जाते हैं। और एक एग्जाम्पल दिया हुआ है एक बॉक्स में आप ही की किताब में कि इंदिरा विकास योजना जो है एक चलाई जाती है भारत सरकार द्वारा, जो ऐसे लोगों को जो गरीब हैं या जिनके पास घर नहीं है उनको मुफ्त आवास मुहैया करवाने की ये योजना है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब जिन लोग बहुत गरीब लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, तो सरकार क्यों करवाए ऐसा काम? सरकार क्यों उनको मुफ्त में चीज़ें मुहैया करवाने की कोशिश करती है? तो इसका जो आंसर है वो सोशोलॉजिस्ट देने की कोशिश करते हैं। वो ये कहते हैं कि लोग गृह विहीन हैं, उनके पास घर नहीं है, बहुत सारे लोग गरीब हैं, तो इसका कारण केवल व्यक्तिगत कारण नहीं है बल्कि समाज की जो संरचना है वो कुछ लोगों को गरीब बनाए रखती है और कुछ लोगों को वो अमीर बनाए रखती हैं। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि हम ये जानें कि जैसे गृह विहीनता है, बेरोजगारी है, गरीबी है, प्रवसन, ये प्रवासन लिखा हुआ है, प्रवसन होगा, व पे आ की मात्रा नहीं होगी। प्रवसन ये क्यों पाया, मतलब माइग्रेशन क्यों पाया जाता है? और आज के समय पे भी अगर आप देखें कि कोरोना ने कैसे इफेक्ट किया है, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से इफेक्ट किया, और क्यों ऐसा हुआ है कि बेरोजगारी एक पर्टिकुलर तबके में ही ज्यादा बढ़ी है? कारण है, सीधी सी बात है कि समाज चेंज होगा तो समाज के चेंज होने से व्यक्तियों के जीवन पे भी असर पड़ता है। तो सोशियोलॉजिस्ट ये बात कहती है कि व्यक्तिगत समस्या और जनहित के मुद्दे एक दूसरे से संबंधित हैं और उनको हमें ध्यान में रखते हुए समाज के अंदर जो भी नीतियां बनाई जाती हैं, जिस भी तरह के कार्य किए जाते हैं, वो करते समय हमें इस संबंध पे ध्यान देने की जरूरत है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट इस चैप्टर का है वो है कि समाजों में बहुलताएं पाई जाती हैं और असमानताएं पाई जाती हैं। तो एक व्यक्ति बहुत सारे समाजों का हिस्सा हो सकता है और समाज जो है वो असमान पाए जाते हैं। सोसाइटी में बहुत तरह की इनइक्वालिटीज पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए जैसे देखते हम कहते हैं कि हमारा समाज, जब हम विदेशों के संदर्भ में हमारा समाज कहते हैं तो हम बेसिकली कह रहे होते हैं कि भारतीय समाज का हम हिस्सा है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम आपस में बात कर रहे होते हैं, जैसे हम और आप बात कर रहे होते हैं, तो बहुत बार हम जो डिफरेंस है हमारे बीच में, भाषा को लेकर, समुदाय को लेकर, जाति को लेकर, जनजाति को लेकर, धर्म को लेकर, इस संदर्भ में भी हम अपने समाज को डिफाइन करते हैं। तो इस तरह से समाज जो है बहुलता में पाए जाते हैं, बहुत सारे समाज पाए जाते हैं और एक व्यक्ति कई समाजों का हिस्सा हो सकते हैं। समाज शास्त्रियों के लिए अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि वो किस चीज़ पे ध्यान केंद्रित करें, कौन सी जो मुद्दे हैं जिन पे वो ध्यान केंद्रित करें। अब इसका एक एग्जांपल हम अभी अभी डिस्कस करते हैं कि एक तरफ फिल्मों में हमें दिखाया दिखाया जाता है कि गांव बहुत अच्छे होते हैं, लोग, गांव के लोग मिल के रहते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में वो गाना गाने लग जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ हो सकता है कि एक जो दलित व्यक्ति का जो इंटरप्रिटेशन है गांव का वो एक डिफरेंट हो सकता है। अब कैसे हो सकता है, देखिए आगे ध्यान से एक बार हम देखते हैं। पहला एक एग्जाम्पल हम लेते हैं जो कि सत्यजीत राय ने कुछ बातें कही थी कि किस तरीके से फिल्मकार, भारतीय फिल्मकार जो है वो टीवी में जो हम फिल्में देखते हैं उसमें क्या चीजें दिखाते हैं। शहरों को छोड़ के गाँव में जाएंगे, वहाँ विशाल चरगाहें दिखेंगे, गायें चरती हुई दिखेंगे, चरवाहे बांसुरी बजाते हुए दिखेंगे। वहाँ आपको एक साफ सुथरी और ताजा तरीन फिल्म वहाँ आप बना सकते हैं जिसमें एक नाविक के गीतों की सी मोहक लय होगी। तो एक तरह से देखा जाए तो गाँव एक बहुत ही अच्छा जगह बताई जा रही है, बहुत ही उसका एक रोमांटिक सा जो चित्रण है वो यहाँ पे हमें दिखाई देता है और बहुत सारी फिल्मों में हमें वो भी दिखाई देता है। तो क्या ऐसा है कि एज ए सोशोलॉजिस्ट हमें किस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है, जबकि दूसरी तरफ एक समाजशास्त्री के नज़रिए से गांव को देखा गया है और
एक दलित व्यक्ति का चित्रण दिया गया है इसमें। इसको एक बार ध्यान से देखते हैं। ये फ्रीमैन का बुक है 1978 की, जिसमें से ये किताब की कुछ लाइनें ली गई हैं। फ्रीमैन कहते हैं कि जब मैंने उसे पहली बार देखा था, वह गांव की छप्पर की छत वाली चाय की दुकान के सामने धूल भरी सड़क पर बैठा था, जानबूझकर अपना गिलास और प्लेट अपने बगल में रखे हुए। यानी उसके पास अपना गिलास और प्लेट था, जो दुकानदार के लिए मूक संकेत था, यानी बिना कहे ये संकेत था कि वो अछूत है और उस अछूत को चाय खरीदनी है। यानी अछूत, जो एक सो कॉल्ड, जिन कास्ट को अछूत समझा जाता है, जिनको छुआ भी नहीं जाता है, तो उनको दूसरे लोग जिससे चाय पीते हैं उन कपों से चाय, बाहर जो दुकान है उस पे भी चाय नहीं मिलती, वहां पे भी उन्हें अलग से जो है कप उनके लिए होते हैं, या वो अपना कप खुद लेकर आते हैं। मूली एक 40 वर्षीय, पान से मैले हुए दांतों वाले मरियल सा व्यक्ति था, जिसके लंबे बाल पीछे की तरफ लटके हुए थे। तो ये भी एक चित्रण है एक पर्टिकुलर व्यक्ति का, कि किस तरीके से वो मैला कुचैला है, किस तरह से वो मरियल सा है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन उसे कितना मिला है, और जिस तरह का उसका पूरा चित्रण दिया गया है, ये एक समाजशास्त्री द्वारा गांव का चित्रण है, जबकि दूसरी तरफ हम फिल्मों का भी एक चित्रण देखते हैं। तो जो समाजों में बहुत सारी असमानताएं पाई जाती हैं, उन असमानताओं को समाजशास्त्रीय दृष्टि से देखते हैं। जैसे ये वाला जो एग्जाम्पल है फ्रीमैन का, वो कास्ट के हिसाब से देख रहे हैं, और कास्ट की जो बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं, वो प्रैक्टिसेस कैसे हमें समाज में दिखाई देती हैं। असमानताओं को, कुछ और असमानताएं देख सकते हैं, ये आपकी किताब से ही लिया गया है ये चित्र, जो कि असमानताओं को दिखा रहा है। एक तरफ दिखा रहा है कि भारत, वर्ल्ड के अंदर जो है बच्चे भूखे मर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ दिख रहा है कि वर्ल्ड के अंदर ही किसी अन्य समूह में के बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है, वो इतने मोटे होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत कुछ लोग इतनी मेहनत करते हैं और इतनी मजदूरी करते हैं, उनको वो, उनकी जो स्थिति है वो गरीबों की स्थिति बनी रहती है, जबकि कुछ लोग बहुत ही अत्याधुनिक जो सुविधाएं हैं उनको लेते हैं, जैसे चिकित्सा की सुविधाएं। तो ये सारी चीजें दिखा रही हैं कि समाज के अंदर बहुत तरह की असमानताएं पाई जाती हैं। हम अमर्त्य सेन का जो एक लिखा गया, उनकी बुक में लिखी गई बात है 2005 में, इसको देख लेते हैं, तो उससे ये बात समराइज हो जाएगी कि हम किस प्रकार जो है असमानताएं समाज के अंदर पाई जाती हैं, और समाज का जो केंद्रीय बिंदु होती हैं असमानताएं, यानी हम किसी भी समाज को ये नहीं कह सकते कि वो समान पाए जाते हैं। उसकी बहुत बड़ी विशेषता होती है कि हर एक समाज असमान रूप से पाया जाता है। और भारतीय समाज के बारे में वो बात करते हैं कि कुछ भारतीय अमीर हैं, लेकिन अधिकांश नहीं है, यानी ज्यादातर लोग अमीर नहीं है। कुछ बहुत अच्छी तरह शिक्षित हैं, अन्य निरक्षर हैं। कुछ विलासिता की जिंदगी बसर करते हैं, बहुत लग्जरी वाली लाइफ है, बहुत सारी चीजें हैं उनके पास, जबकि दूसरे थोड़े से पारिश्रमिक के बदले कठोर परिश्रम करते हैं, यानी उनको पैसा बहुत कम मिलता है, लेकिन बहुत ज्यादा उनको कठोर मेहनत करनी पड़ती है। कुछ राजनीतिक रूप से शक्तिशाली होते हैं, लेकिन दूसरे किसी भी चीज को प्रभावित नहीं कर सकते। यानी कुछ लोग तो बहुत इन्फ्लुएंस कर सकते हैं पॉलिटिकल लेवल पर, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका कोई ऐसा प्रभाव नहीं होता है। जबकि हम ये कह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति के पास एक वोट का अधिकार है, और सबके पास वोट बराबर है। कुछ कुछ के पास जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अनेक अवसर हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, जबकि अन्यों के पास अवसरों का नितांत अभाव है, बहुत कम है उनके पास ऐसी चीजें जिससे वो आगे बढ़ सकें, और आगे उनको वो अवसर मिले जिससे वो अपनी स्थिति को सुधार पाए। कुछ के प्रति पुलिस का व्यवहार सम्मानजनक रहता है, जबकि कुछ अन्यों के लिए अत्यधिक असम्मानजनक है। ये असमानता के कुछ विभिन्न प्रकार हैं, और इनमें से प्रत्येक के लिए गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। तो हमें एज सोशोलॉजिस्ट ये देखना पड़ेगा कि समाज में किस किस तरह की असमानताएं हैं, और इनको हमें बहुत ही गंभीर तौर से इन पे चिंतन करने की ज़रूरत है। मैं अपनी बात यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये समझ आया होगा, आपको ये पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। आप हमें कुछ कमेंट करके भी बता सकते हैं, और साथ ही साथ सोशल साइंस ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।